हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज के लेक्चर में हम कार्बन 14 ग्रुप के एलिमेंट्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कार्बन की सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है, इन सब की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनको डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और जो कार्बन फैमिली है इसके जितने भी कंपाउंड्स हैं, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट इज़ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी एक्सेप्शनल भी हैं कुछ। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, कोई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, हर एक लेवल में इसके क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, अदर ग्रुप्स के अगर रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ की जो कार्बन फैमिली है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आज स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में और कमेंट्स करना अगर आपको जो भी डाउट्स होंगे या जो भी आपको सजेशंस देनी होगी। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चंस करने के लिए, क्वेरीज रखने के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला है कोवेलेंट रेडियस। ओके, तो कोवेलेंट रेडियस क्या होती हैं ये आप लोग फिजिकल पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं, तो इनको भी डिस्कस करेंगे। द कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप. The difference in the size between the silicon and germanium is less than might be otherwise expected because germanium has full 3D cell which sealed the nuclear charge rather ineffectively. In a similar way, the small difference in size between Sn and Pb is because of filling of the 4f cell. Okay. तो जनरली क्या होता है, जनरली जो हमारी रेडियस होती है, ठीक है, रेडियस का ट्रेंड क्या होता है, रेडियस का ट्रेंड क्या होता है अप टू डाउन जाने पे। ठीक है, किसी भी ग्रुप में जैसे कार्बन 14 ग्रुप है, ठीक है, 14 ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे तो क्या होगा, रेडियस इंक्रीज करेगी। रेडियस इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप जाने पे। ठीक है, तो इसमें भी यही होगा, सेम ट्रेंड होगा। बट यहाँ पे अगर देखा गया है कि जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है, टिन एंड लेड है, इन दोनों के जो रेडियसेस हैं वो कंपेरेबल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई डिफरेंस नहीं है इनके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रीजन भी लिख रखा है, दैट इज वाई, बिकॉज यहाँ पे रखा है कि जर्मेनियम हैज फुल 3D सेल विच सील्ड द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ठीक है, इसका जो 3D सेल होता है जर्मेनियम का, क्योंकि जर्मेनियम का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी, जर्मेनियम का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा कि इसका जो लास्ट सेल है, ठीक, क्योंकि जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 32। तो ये क्या आ जाएगा, हम लोग पढ़ते हैं 4s 3D पढ़ते हैं ना, 4s2 3D। ठीक है, और ये फुल होगा 3D10। ठीक है, इसके बाद 5s स्टार्ट हो जाएगा एंड 5s 5p। ठीक है, 5s2 एंड 5p। ठीक है, इसमें होंगे कुछ। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका 3D जो होता है कंप्लीटली फिल्ड होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियर जो सील्डिंग होती है, ठीक है, वो काफ़ी हाई होती है। ठीक है, न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका क्या होता है, बहुत लेस इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि इसकी सील्डिंग काफ़ी अच्छी होती है ड्यू टू यहाँ पे 3D सेल भी इसका फुलफिल होता है। ठीक है, इन सिमिलर वे ऐसे ही देखें तो यहाँ पे जो 4f सेल फिल होता है लेड का, ठीक है, ठीक है, टिन एंड लेड का क्या होता है, 4f सेल फिल होता है। तो इनमें खास कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, खास कोई डिफरेंस नहीं आता है इनके रेडियसेस में, क्योंकि देखो रेडियस क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर इनके बीच की जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, इसका जो डिफरेंस है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं इसकी रेडियस काफ़ी छोटी हो जाएगी अगर इसका इफेक्टिव चार्ज, ठीक है, मैं इस चीज़ को समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। इफेक्टिव चार्ज अगर ज़्यादा है, इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ करेगा, सेल छोटा हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगी। या कह सकते हैं अगर इफेक्टिव चार्ज लेस है तो क्या होगा, रेडियस बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जर्मेनियम से नीचे जाने पे हमारा क्या होना चाहिए, रेडियस इंक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे इंक्रीज तो करती है, ठीक है, बट उतना नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो सील्डेड होता है। ठीक है, सो दिस इज द मेन रीजन दैट silicon and germanium and tin and lead are comparable size. Okay, so
इसके यहाँ पे डेटाज दिए हैं, ठीक है, इन डेटाज को आप देख सकते हैं। यहाँ पे आयनेशन एनर्जी का भी डेटा गिवन है, तो आयनेशन एनर्जी देख सकते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करती है, ठीक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज करता है, और साइज मैंने पहले भी बताया कि साइज अगर बढ़ जाता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, तो इसको निकालना ईजी रहता है। जब निकालना ईजी रहेगा तो सीधी सी बात उसमें कम एनर्जी लगेगी, मतलब साइज इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज करेगा तो उसकी आयनेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे रेडियसेस इंक्रीज कर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आयनेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। यहाँ पे 0.77 एंगस्ट्रॉम, 1.17, 1.22, 1.40 एंड 1.46 एंगस्ट्रॉम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, एंड थर्ड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा भी गिवन है, ठीक है, वो भी डिक्रीज ही करती है, ठीक है, बट समटाइम्स इंक्रीज करती है, ठीक है। वो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे यहाँ पे भी देख सकते हो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट और चीज़ है कि इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, जैसे यहाँ पे रेडियस कंपेरेबल होती है, वैसे यहाँ पे इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कंपेरेबल होती है, ठीक है। सबकी कंपेरेबल नहीं होती, बस सिलिकॉन जर्मेनियम की आपस में, टिन लेड की आपस में, ठीक है। तो ये ग्रुप्स आप बना के इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। इनका क्या करना, आप ग्रुप बना के इनको याद कर सकते हो, सिलिकॉन जर्मेनियम ऐसे बना लेना। इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो भी कंपेरेबल होती, और अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें देखिए 760 से 707, ठीक है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है, दैट इज 53 का डिफरेंस है, बट इसके बीच में कितना है, 8 का डिफरेंस। इनके बीच में देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, अप्रॉक्स 300 का, और इनके बीच में कितना है, ओनली 26। तो आपस में कंपेरेबल है, ठीक है, आयनेशन एनर्जी एंड एज वेल एज एटॉमिक रेडियस या कोवेलेंट रेडियस, ओके। अब बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, डाउन द डिक्रीज करेगा, क्योंकि साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर जाएगा, तो पैकिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग पैकिंग नहीं हो तो मेल्ट भी इजीली होगा और बॉयल भी इजीली होगा, ठीक है। तो दोनों के केस में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा तो कार्बन की होगी, ठीक है। तो याद रखने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बन 14 ग्रुप के एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की होती है, बाकी सबकी सेम होती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो शायद उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे भी लिखा गया होगा, ठीक है। चेक करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो भी थ्योरी होती है वो डेटाबेस होती है, ठीक है। डेटा में जो भी गिवन होता है वही क्लियर होता है, क्योंकि थ्योरीज उसी के बिहाफ पे लिखी जाती है, ठीक है। और थ्योरी इतना एग्जैक्ट नहीं होती जितना डेटा होते हैं। आप जितना टाइम थ्योरी को पढ़ने में लगा रहे हो, और अगर आप डेटाज को अच्छे से सीन करो, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो थ्योरी के साथ हम लोग डेटा को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी की बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को ट्रेंड को देखते हैं, बाकी एनर्जीज को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बट आप ट्राई करो, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देखो, क्या ऐसा स्टेबिलिटी आ रही है या एबनॉर्मेलिटी कुछ दिख रही है, ठीक है। उन सारी चीज़ों पे अगर आप स्टडी करेंगे थोड़ा सा, तो आपको मिलेगा कि बुक्स में उन चीज़ों को कहीं ना कहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो वो आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे, फिर आपका नॉलेज अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हिडन पॉइंट्स होते हैं, हिडन कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप लोगों को दिखते नहीं है, ठीक है। जैसे टेबल्स नहीं पढ़ते हैं बच्चे, जनरली होता है कि जो भी डेटाज होते हैं उनको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उनको पढ़ना चाहिए, वो बहुत सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। थ्योरी में कई सारी चीज़ें तो राइटर अपने अकॉर्डिंग लिख देता है, ठीक है, अपने ऑब्जर्वेशन पे लिखता है, बट डेटा जो रियल में आते हैं इंस्ट्रूमेंट से, एक्सपेरिमेंट से, उन्हीं को लिखा जाता है, ठीक है। तो डेटा ज़्यादा क्लियर करेक्ट होते हैं, ठीक है। आप जैसे जैसे हाइयर्स में पढ़ते चले जाएंगे, आपको डेटा से ज़्यादा इंटरेक्ट होगा, ठीक है, डेटा से ही आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो आप टेबल्स को या जहाँ भी आपके डेटा मिले, ग्राफ, फिगर, उन सबको अच्छे से स्टडी करो, उनको ना छोड़ो, ठीक है। थ्योरी आप छोड़ सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन उनको, उन डेटास को अच्छे से करो, ठीक है। वहाँ पे आपको समझ में आएंगी चीज़ें, कहाँ कहाँ पे रीज़न, आप क्वेश्चन निकलेंगे वहाँ पे, ऐसा क्यों होता है, वो अपने टीचर से डिस्कस करो, ठीक है। तब आपका नॉलेज जो है शार्प हो जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी एनर्जी। द एनर्जी एनर्जी इज डिक्रीज फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन, ठीक है, मैंने बता भी दिया है, और क्यों बता दिया ये भी बता दिया। अब एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम M4+ ion इज एक्सट्रीमली लार्ज एंड हेंस द सिंपल आयनिक कंपाउंड आर रेयर, ठीक है। Only element will give a large enough electronegative difference to give the ionic character are fluorine and oxygen. The compound SnF2, PbF2, SnF4, 4SnO2, and PbO2 are significantly ionic, but they only significant metal ion is Pb2+, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली कहा गया है कि जो M4+ आयन होते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको बनाने के लिए हमको क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है।
यहाँ पे क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम M4+ आयन। जैसे हम कार्बन की बात कर लें तो कार्बन क्या होता है 1:2:2 अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, चलो 2 भी 0 कर दिया, ठीक है। अब 2 और इलेक्ट्रॉन निकालने हैं इसके, तो इनको भी 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। The only element which will show a large enough electronegativity difference to give a ionic character are fluorine and oxygen. दे कंपाउंड, ठीक है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही क्या करते हैं, यहाँ पे कंपाउंड बना सकते हैं इनके साथ, जैसे पीबी हो गया लेड, ठीक है, क्योंकि हमारा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये सारे कार्बन 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो अगर लेड की भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो मैंने बताया था कि ऊपर से डाउन द ग्रुप आते हैं तो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, डाउन द ग्रुप आते हैं तो यहाँ पे +2 स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। बट पीबी अगर लेड +4 में रहना चाहता है, ठीक है, +4 में लेड रहना चाहता है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ पे अभी देखिए, मैंने कहा कि Pb2+ के फॉर्मेट में ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आते हैं जब 14 ग्रुप में, तो +4 की स्टेबिलिटी कम हो जाती है और +2 की बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो लेड है वो +2 में रहना ज़्यादा कंफर्ट फील करेगा। तो देखते हैं इसका आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ, कि ये थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने पे एनर्जी ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है, ठीक है। जनरली लगनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि 2+ पे स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो चेक करते हैं डेटा। तो डेटा में अगर हम देखें, यहाँ पे लेड के डेटा उसको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा कम एनर्जी, दूसरा भी निकाल देगा। थर्ड में आप देख लो, यहाँ पे देखो जनरल सा, ठीक है, ये थर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ गई है, ठीक है, इससे ज़्यादा लग गई है, 10 से ज़्यादा लगानी पड़ी इसमें एनर्जी, ठीक है। और इससे भी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, 1447 से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई है थर्ड को निकालने में, ठीक है, और फोर्थ को निकालने में तो और ज़्यादा लगी है। तो इन केसेस में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी निकालने में ज़्यादा लग रही है, ठीक है, कंपेरेबली ज़्यादा लग रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने का डिफरेंस 700 का आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1500 का अप्रॉक्स आ रहा है, और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है इनके एक इलेक्ट्रॉन और निकालने में 1000 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि भाई 700 तो चलो ठीक है निकल गया, बट इसके बाद वाले को निकालने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लग रही है 1500 किलो कैलोरी, ठीक है, सॉरी किलो जूल पर मोल, ठीक है। इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने में। इसका मतलब है डेटा ही क्लियर करता है कि Pb2+ ज़्यादा स्टेबल है देन Pb4+, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप यहाँ पे टेबल से देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से अब जब 2+ ही सबसे ज़्यादा स्टेबल था तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 3+ बन गया। अब 3+ जनरली बहुत लेस स्टेबल होता है, क्योंकि ये जो होते हैं ना +4 एंड +2, ये जो 14 ग्रुप होता है ना +2 एंड +4 ही दिखाता है जनरली, ठीक है। तो +3 में तो हाईली अनस्टेबल होगा, इसलिए चाहेगा कि अगर +2 नहीं है तो +4 ही हो जाए, ठीक है। तो +4 ही हो जाए, इसके लिए क्या करेगा, कहेगा कम ही एनर्जी में अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दूंगा, क्योंकि मेरी स्टेबिलिटी कम, इसलिए क्या करता है 1000 कैलोरी ही नीड रहती है इसको, ठीक है, ठीक है। +2 से +3 में जाने में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि वो उसमें स्टेबल था। लेकिन अब कहता है कि +3 में तो हम बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्टेबल हो गए, तो हम +4 में ही ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये क्या करता है, कम एनर्जी लेके +4 में चला जाता है। तो ये रीजंस होते हैं डेटास के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि फ्लोरीन जैसे कंपाउंड्स, फ्लोरीन और ऑक्सीजन जैसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड ऐसे लोगों के साथ PbF4 बना लेते हैं, यहाँ पे Pb+4 में, ठीक है? जबकि Pb2+ स्टेबल होता है। लेकिन इसके साथ कौन बना सकता है, इसके साथ फ्लोरीन बनाएगा या ऑक्सीजन बनाएगा, जैसे PbO2 देखो, यहाँ पे इसके साथ भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ऐसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ ये बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका रीजन है। अब इसके बाद देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। कार्बन हैज एन एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट। Silicon melts appreciably lower than carbon, but the value for silicon and germanium are still high. They all have very stable diamond type of lattice. Melting involve break the strong covalent bond in the lattice and so require for a lot of energy. The melting point decreases on descending the group because the MM bond become weaker as the atom size increase. Sn and Pb are metallic and have much lower melting points. They do not use all four outer electrons for metallic bonding. Okay. तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है, मैंने बता ही दिया था, ठीक है। साइज डिक्रीज करता है, सॉरी
साइज इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप में, यहाँ पे मैं लिख दूँ इसको डाउन द ग्रुप में साइज इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, और मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ ऐसे, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है, और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये भी क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है तो उसको तोड़ना ईजी रहता है, ठीक है। तो ये लॉजिक है इसका, एमएम बॉन्ड वीक हो जाता है। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक की बात करें अगर, द चेंज फ्रॉम नॉन मेटल टू मेटल विद इंक्रीमेंट एटॉमिक नंबर इज well illustrated in group 14, where carbon, silicon are non-metals, germanium has some metallic properties, and tin, lead are metals. The increase in the metallic character shows itself the structure of appearance of elements in the physical properties such as malleability and electrical conductivity, and in chemical properties such as increased tendency of form M2 plus and ions, and the acidic or basic properties of the oxide and hydroxide. Okay, so यहाँ पे कार्बन की अगर बात करें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो कार्बन क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, जनरली। और ये क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर होता है, मेटोइड बोल सकते हैं इसको। और ये दोनों क्या होते हैं, मेटल होते हैं। ये दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये दोनों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये दोनों में स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये कुछ इनके प्रॉपर्टीज़ हैं। सो इसके बाद है 4 कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो मैं यहाँ तक आज डिस्कस कर देता हूँ 4 कोवैलेंट कंपाउंड, नेक्स्ट में रिएक्टिविटी देखेंगे। तो 4 कोवैलेंट कंपाउंड क्या है, द मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स आर 4 कोवैलेंट in all cases the 4 outer electron take part in bonding in the valence bond theory. This explains the promoting the electrons from the ground state to excited state, the energy needed ampere and promote the electrons is more than repaid by the energy released on forming two extra covalent bond. The distribution of the 4 orbital result a tetrahedral structure consistent with sp3 hybridization, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, सब क्या करते हैं, ये सारे 4 बॉन्ड बनाने में, क्योंकि इनका जो वैलेंस में होते हैं ना, इनके सबके वैलेंस में 2s2, इसमें क्या होता है 2s2 2p2, इसमें क्या होता है 3s2 3p2, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इनके इलेक्ट्रॉन्स, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज बाहर कितने होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जनरली क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 4s 5s ऐसे ही आते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेट, अब देखो यहाँ पे क्या है, इनका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। जैसे कार्बन का ही ले लें, ये कार्बन का है, ठीक है। अब ये क्या करके एक्साइट करेगा, यहाँ पे देखो एक्साइट करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे आ गया ना, अब ये क्या बना रहा है, sp(x)p(y)p(z), तो sp3 बना रहा है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडेशन दे रहा है, sp3 पे कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, s होता है, px होता है, py होता है, pz होता है, ठीक है। और ये क्या दिखाता है, टेट्राहेड्रल शेप दिखाता है, टेट्राहेड्रल 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 क्या होता है, टेट्राहेड्रल क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनाता है, एंड चारों जो होते हैं, चारों डायमेंशंस टेट्राहेड्रली ज्वाइंट होते हैं आपस में, ठीक है। ये कुछ ऐसे होता है। सो ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सबसे पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये जितने भी बॉन्ड्स बनाते हैं ना, ये सारे कोवैलेंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल रिएक्टिविटी पे बात करेंगे, ठीक है। लेक्चर्स ज़्यादा बनेंगे, बट डोंट वरी, बिकॉज आपको ज़्यादा चीज़ें सीखनी है और अच्छे से सीखनी है, तो आप जस्ट टाइम दे सकते हैं, बिकॉज बुक रीडिंग है, ये कोई नोट्स नहीं है, ना कोई ये मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, ना मुझे कोई एग्ज़ाम को लेके प्रिपरेशन हम करा रहे हैं, ठीक है, कि एग्ज़ाम के टाइम में हमको इसको ख़त्म करना है, ठीक है। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इसको एज ए एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए अगर आप इस कंटेंट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी क्लास से हैं, किसी भी एग्ज़ाम से हैं, ठीक है, तो आपको चीज़ें कन्फर्म हो। अब इसके अकॉर्डिंग इसको जो है ट्राई कर रहे हैं पढ़ाने का, ठीक है। नहीं, इसके क्या होते हैं, इसके हम कम लेक्चर्स बना के इनको एज ए शेड्यूल कर देते हैं कि 20 लेक्चर्स में मुझे या 50 लेक्चर्स में हमको पी ब्लॉक पूरा पढ़ाना है, ठीक है, पूरा ख़त्म करना है। वैसे भी हो सकता है,
बट वैसे क्या फ़ायदा अगर आप फिर से बुक पढ़ें और फिर से बुक सही से ना हो पाए, ठीक है? तो वो तो हो जाएगा नोट्स। तो वो नोट्स मुझे पढ़ाना नहीं है, मैं डायरेक्टली बुक से ही इसीलिए स्टडी करा रहा हूँ, जिससे आपको समझ आए और आप किताबें पढ़ सकें, ठीक है? आपके अंदर डेवलप हो कि कैसे कनेक्टिविटी होती है कि बुक से, क्योंकि बुक्स देख के वैसे भी डर लगता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लिखा होता है उसमें। नोट्स होते हैं शॉर्ट, उनको जल्दी-जल्दी आप पढ़ सकते हैं। सो आप लेक्चर्स को कंटिन्यू रखिए, आप सीखते रहिए और हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ज़ेडीली को हम पी ब्लॉक एंड करके नेक्स्ट जो भी होगा, ठीक है? ज़ेडीली को कंप्लीट ही कर देंगे, ठीक है? उसके कितने भी लेक्चर बने, 100 बने, 200, 300, ठीक है? हम कंटिन्यू रखेंगे, 2-3 लेक्चर्स या 1-2 लेक्चर्स तो हम डेली अपलोड ही करेंगे, ओके? बिकॉज़ इसमें मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बस आप इसको अगर कंटिन्यू रीड कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए प्रॉफ़िटेबल है, ओके? काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल है क्योंकि बुक्स में जो है, वही सब कॉपियों में लिखा है, ठीक है? कितने भी नोट्स ले लो, कितनी भी अलग-अलग कोचिंग से आप पढ़ाई कर लो, ठीक है? जो बुक में लिखा है, उससे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता, ठीक है? तो आप एक बुक पढ़िए, आपको सारी कोचिंग, सारे टीचर्स, सबका नॉलेज आ जाएगा। आपको जगह-जगह नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नोट्स ढूँढो, ठीक है? नोट्स तो आपको चाहिए, वो तो आपको मिल ही जाएँगे, बट आप अगर बुक से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे ये नहीं रहता कि ये टीचर नहीं पढ़ा रहा है, वो टीचर नहीं पढ़ा रहा। आप इनऑर्गेनिक कर रहे हैं, ज़ेडीली से कर रहे हैं, तो आपको ज़ेडीली का कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है? अभी ज़ेडीली जनरली आईटी जेईई लेवल पे ठीक-ठाक का वर्क करती है, ठीक है? इसके बाद जेम्स एच हुई की बुक है, इनऑर्गेनिक की बेस्ट बुक है। फिर कॉटन विल्किंसन की अच्छी बुक है, ठीक है? तो इसमें काफ़ी अच्छी-अच्छी बुक्स हैं इनऑर्गेनिक में, जो हायर लेवल पे भी हैं, ठीक है? तो मैं जनरली अभी ज़ेडीली को कर रहा हूँ क्योंकि ज़ेडीली के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं जो जिनकी डिमांड रहती है कि ज़ेडीली कोई पढ़ाए, ठीक है? बाकी जो ज़्यादा हायर बुक्स होती हैं, उनको तो पढ़ाना वैसे भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कंटेंट उसका और उसके तो फिर 1000 लेक्चर से ऊपर निकल जाएगा अगर बनाने लगे और उसको कोई पढ़ेगा भी नहीं क्योंकि जो हायर बुक्स होती चली जाती हैं ना, तो बच्चे क्या होते हैं उसमें से अपना जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होते हैं उसी को पिकअप करते हैं एट दैट टाइम। पूरी बुक कोई नहीं पढ़ता है एट लास्ट में, ठीक है? जो लाइब्रेरीज़ में मोटी-मोटी बुक्स रखी होती हैं, जनरली पूरी कोई नहीं पढ़ता है, जिसको जितने से मतलब होता है उतना पढ़ लेता है, ठीक है? इसलिए उन बुक्स को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसलिए मैं ज़ेडीली की बुक को, क्योंकि ये ऐसी बुक है जिसको बच्चे पूरा पढ़ते भी हैं, जैसे मॉरिसन बॉयड बुक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छी है, ठीक? उसको भी बच्चे पढ़ लेते हैं और सोलोमॉन्स की बुक है, उसको भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें भी उसको भी पढ़ते हैं और जैसे क्लेडन की बुक है, तो क्लेडन की बुक वैसे तो पढ़नी चाहिए आप लोगों को, अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, बट वो थोड़ा हाइयर जाती है, बट वो भी काफ़ी अच्छी बुक है क्लेडन की, ठीक है? बट आपके लिए तो सोलोमॉन सबसे बेहतर है, ओके? सो आप कंटिन्यू रखिए अपनी स्टडी और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इससे हमको सपोर्ट मिलेगा और क्योंकि लेक्चर्स काफ़ी बनाने हैं अभी भी, आगे काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स बनाने पड़ेंगे, तो उनके लिए सपोर्ट चाहिए और अगर आप लोग करेंगे तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में, मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा मुझे, उतना ही ज़्यादा मैं लेक्चर्स बना सकता हूँ, ठीक है? ये कैपेसिटी है, ठीक है? जब लगता है ना कि कोई चल पढ़ रहा है, 2-4 लोग ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो भी ये होता है चलो कॉन्फिडेंस है, बनाते हैं, ठीक है? कोई ना कोई तो फिर से पढ़ेगा आके, ओके? सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर देना अगर किया नहीं है अभी तक। बाकी कमेंट करना अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी सजेशंस हो। थैंक यू।